आइए आज हम लोग स्टडी करेंगे एग्जाम्पल 6.1। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था और ये उदाहरण हमको करना था। तो देखिए उदाहरण 6.1 में क्या कह रहा है। कह रहा है 500 केल्विन पर N2 तथा H2 से NH3 बनने के दौरान साम्य अवस्था में निम्नलिखित सांद्रताएं प्राप्त हुई। तो देखिए यहाँ पर दिया है N2 का कंसंट्रेशन 1.5 इंटू 10⁻² मोलर, H2 का 3 इंटू 10⁻² मोलर तथा NH3 का 1.2 इंटू 10⁻² मोलर। यह सांद्रता यानी कंसंट्रेशन दे दी गई है। कह रहा है साम्य अवस्था स्थिरांक की गणना कीजिए। अब हमें N2 H2 से NH3 बनने के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बताना है। तो जो अभिक्रिया लिखी जाती है उसकी पहले रिएक्शन लिख लें। तो देखिए अभिक्रिया N2 गैस है, जो जिस रूप में रहेगी उसको ब्रैकेट में लिखेंगे। तो N2 गैस के रूप में है तो गैस लिखा, 3H2 गैस के रूप में है तो गैस लिखा। और यहाँ पर देखिए भूल गया है या गलती से छपा नहीं है, यहाँ पर इक्विलिब्रियम का साइन होना चाहिए। 2NH3 गैस बन गई। इसके लिए साम्य स्थिरांक इस रूप में लिखा जा सकता है। तो कैसा लिखा जा सकता है? हम लोग लिखते थे Kc इक्वल टू प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन और जो आगे स्टिकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होता था, स्टिकियोमेट्रिक गुणांक, उसको घात में लिखते थे पावर में, अपान N2 रिएक्टेंट कौन कौन से हैं? तो रिएक्टेंट और इधर जो है H2 और देखिए इसके पहले 3 का गुणा है तो उसको पावर में लिखेंगे। तो इस प्रकार से हम लोग लिखेंगे। आगे देखते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है। तो देखिए उसी तरह से यहाँ पर लिख दिया गया है Kc इक्वल टू NH3 गैस पावर 2 है अपान NH2 गैस, और H2 में 3 था कोफिशिएंट स्टिकियोमेट्रिक, इसलिए 3 पावर में। और जो जैसे रूप में था उसको भी यहाँ लिखा है। यह लिखना जरूरी है गैस गैस। तो ये हो गया हमारा NH3 का कंसंट्रेशन कितना है? 1.2 इंटू 10⁻², N2 का 1.5 इंटू 10⁻², H2 का 3 इंटू 10⁻²। सारी वैल्यू उठा करके यहाँ हम रख देंगे। तो NH3 का कंसंट्रेशन देखिए यहाँ लिखा 1.2 इंटू 10⁻², पावर में 2 है तो 2 हो गया। N2 गैस है 1.5 इंटू 10⁻², N2 का कंसंट्रेशन, H2 का 3 इंटू 10⁻², और इसमें पावर में 3 है तो 3 किया। सॉल्व किया तो आ गया 0.106 इंटू 10⁴, यानी 1.06 इंटू 10⁻3। यही हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। तो उदाहरण 6.2 क्या है? कह रहा है 800 केल्विन पर अभिक्रिया N2 गैस प्लस O2 गैस इक्विलिब्रियम 2NO गैस के लिए साम्य अवस्था सांद्रताएं निम्नलिखित हैं। तो इक्विलिब्रियम पर देखिए साम्य अवस्था सांद्रताएं यानी इक्विलिब्रियम पर कंसंट्रेशन, बहुत बारीकी से समझिए। पहले कंसंट्रेशन दे देगा तो उसको यहाँ हम नहीं लिखेंगे क्योंकि ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। तो इक्विलिब्रियम में कंसंट्रेशन किसका कितना है वो लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए N2 का दे दिया है इक्विलिब्रियम पर कंसंट्रेशन 3 इंटू 10⁻³ मिलियन मोलर मतलब मोल पर लीटर, और ये O2 का 4.2 इंटू 10⁻³ NO का 2.8 इंटू 10⁻³ तो अभिक्रिया के लिए Kc का मान ज्ञात करना है। तो फिर हम उसी तरह से लिखेंगे, प्रोडक्ट ऊपर रहेगा, रिएक्टेंट नीचे रहेगा। यानी आप देखिए इसको प्रोडक्ट रिएक्टेंट ना कह के, क्योंकि रिएक्शन दोनों तरफ चल रही है तो NO से भी N2O2 बन रहा है टूटकर, तो ये भी
रिएक्टेंट है, ये भी रिएक्टेंट है, और ये भी प्रोडक्ट है, ये भी प्रोडक्ट, क्योंकि एक दूसरे में अदल बदलना है। तो हम ये कहें कि दाहिनी साइड वाला अपान बाईं साइड वाला तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो देखिए अब क्रिया के लिए साम्य स्थिरांक इस प्रकार लिखा जा सकता है। तो Kc इक्वल टू यनों की सांद्रता, साम्यावस्था सांद्रता, सांद्रता भरना कहें, यनों की इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन, और चूंकि स्टिकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 है तो 2 का पावर हुआ, N2 कोई पावर नहीं है, O2 कोई पावर नहीं है। यहाँ पर देखिए गैस गैस ब्रैकेट में नहीं लिखा है, यहाँ पर देखिए लिखा है। तो चाहे तो आप लिख सकते हैं, न चाहे तो न लिखें, कोई विशेष फर्क नहीं। तो यहाँ पर देखिए यनों का कितना दिया है कंसंट्रेशन, 2.8 × 10⁻³ पावर 2 अपान N2 का 3 × 10⁻³ और O2 का 4.2 × 10⁻³ सॉल्व किया तो आ गया 0.622। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना आ गया, 0.622। अब देखिए आगे आ जाती है हेडिंग हमारी समांग साम्यावस्था। समांग को अंग्रेजी में बोलते हैं होमोजीनियस, होमोजीनियस इक्विलिब्रिया। तो समांग विलयन जैसे हम लोग बनाते थे तो उसमें क्या होता था, समांग और असमांग यानी होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस 2 प्रकार के विलयन हम लोग पढ़ते थे। तो होमोजीनियस में जैसा नाम से पता चल रहा है हिंदी में, होमो का मतलब सेम, इसी तरह समांग का मतलब समान अंग, मतलब जैसे हम चीनी में पानी डाल दें, पानी में चीनी डाल दें तो पानी हमारा विलायक हो और चीनी विलेय हो, तो चीनी पूरे पानी में चाहे ऊपर से 1 चम्मच निकालिए विलयन, चाहे नीचे से, चीनी की मात्रा हर जगह समान रहती है। तो इसको होमोजीनियस विलयन बोलते हैं। और अगर मिट्टी घोल दिया जाए पानी में तो आप देखेंगे कि थोड़ी देर में मिट्टी नीचे बैठने लगती है, यानी बराबर कंसंट्रेशन सब जगह मिट्टी का पानी में नहीं है, इसलिए ये असमांग विलयन है। समान अंग मिट्टी का पूरे पानी में नहीं है, तो असमांग या अंग्रेजी में इसी को हेट्रोजीनस बोलते हैं। तो ये समझने का प्रयास करिए कि आखिर किसको क्या बोला जाता है। तो यहाँ पर देखते हैं समांग साम्य अवस्था की बात कर रहा है। तो देखिए कह रहा है कि किसी समांग निकाय में यानी होमोजीनस सिस्टम में सभी अभिकारक एवं उत्पाद एक समान प्रावस्था में होते हैं। तो देखिए समांग इक्विलिब्रिया हम किसे बोलेंगे, तो किताब हमको बता रही है एनसीईआरटी कि हम उसे बोलेंगे जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों की फिजिकल स्टेट सेम हो, एक समान प्रावस्था में। जैसे गैस है तो रिएक्टेंट भी गैस होगा यानी अभिकर्मक भी, और उत्पाद भी गैस होगा। जैसे देखिए उदाहरण द्वारा समझाया जा रहा है कि N2 और H2 हमारी गैसीय अवस्था में है, तो जो NH3 प्राप्त हो रही है वो भी गैसीय अवस्था में, यानी जो रिएक्टेंट है वो भी गैसीय अवस्था में है, जो प्रोडक्ट है वो भी गैसीय अवस्था में। इसी प्रकार CH3COO-C2H5 का जलीय विलयन है एक्वस, और यहाँ पर H2O लिक्विड है, इनकी रिएक्शन कराई गई तो इक्विलिब्रियम का साइन लगा दिया क्योंकि रिएक्शन दोनों तरफ जा रही। तो हमें CH3COOH एक्वस और C2H5OH एक्वस प्राप्त हुआ। इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए एक्वस और मतलब जल है और जलीय विलयन है, यहाँ पर भी देखिए जलीय विलयन है एक्वस एक्वस। तो ये भी हमारा एक एग्जाम्पल हो गया होमोजीनस इक्विलिब्रिया का। इसी प्रकार से देखिए यहाँ पर देखते हैं कि फेरिक आयन हमारा का जलीय विलयन है इसलिए एक्वस लिखा है, SCN- का जलीय विलयन है इसलिए एक्वस लिखा है, और इनकी रिवर्सिबल रिएक्शन होती है तो FeSCN का होल पावर +2 एक्वस यानी जलीय विलयन बनता है।
इधर भी एक्वस है, इधर भी एक्वस है, इधर भी एक्वस है, इधर भी एक्वस है। इधर देखिए H2O का मतलब ही एक्वस होता है, इसलिए एक्वस न लिख करके ये लिखा है कि जल किस प्रावस्था में है, सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है। तो लिक्विड प्रावस्था में है तो जाहिर सी बात है कि द्रव है, यानी हमारा तरल पदार्थ के रूप में। तो सब तरल हैं, इसलिए होमोजीनस यह समांग साम्य अवस्था का उदाहरण है। तो देखिए कह रहा है कि अभिक्रियाओं में सभी अभिकारक तथा उत्पाद समांग विलयन प्रावस्था में है, यानी जो एक्वस है तो सब एक्वस है, गैस है तो सब गैस है। तो कह रहा है अब हम कुछ समांग अभिक्रियाओं के साम्यावस्था स्थिरांक के बारे में पढ़ेंगे। तो अब हम नीचे होमोजीनस इक्विलिब्रिया वाली जो रिएक्शन है उनके साम्यावस्था स्थिरांक यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में स्टडी करेंगे। तो अब देखते हैं, हमारे पास आ गया गैसीय निकाय में साम्यावस्था स्थिरांक Kp। तो अगर गैसियस स्टेट में हो, सारे जो रिएक्शन हो रहे उसमें सारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट यानी अभिकर्मक और उत्पाद यदि हमारे गैसीय अवस्था में है तो हम साम्यावस्था स्थिरांक निकालेंगे। देखिए साम्यावस्था स्थिरांक के लिए यहाँ पर Kp लिखा हुआ है। अभी तक हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को Kc पढ़ते थे, यहाँ पर देखिए Kp लिखा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए Kp लिखने का एक विशेष मतलब है, क्योंकि जो गैसें होती हैं उनमें दाब होता है, प्रेशर। तो जो विलयन है हमारे लिक्विड अवस्था में है, जो द्रव अवस्था में है, उसकी सांद्रता होती है, और गैसीय अवस्था में जो है उसका दाब होता है, और दाब की वजह से यहाँ पर Kp लिखा हुआ है। ऊपर हालांकि गैसों के लिए Kc ही लिखा गया है, देखिए ये गैसें हैं सब, फिर भी Kc लिखा है, लेकिन आंशिक दाब यानी और दाब के रूप में लिखने में ज्यादा सुविधाजनक होगा, इसलिए Kp लिखा गया है। अभी देखिए आगे पढ़ेंगे तो पता चलेगा। तो इसको पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा दाब और आंशिक दाब यानी प्रेशर और पार्शियल प्रेशर क्या है उनके बारे में समझ लेते हैं। तो देखिए जैसे मान लीजिए कोई एक बर्तन है, कोई सिलेंडर है, उसमें N2, H2 और O2 तीन गैसें हमने भर दी। तो तीनों गैसें जो हैं दाब डालेंगी बर्तन में, तो कुल हमारा दाब आ जाएगा, कुल प्रेशर। तो N2, H2, O2 बारीकी से समझिएगा, N2, H2, O2 तीनों जितना प्रेशर डाल रही वो हमारा कुल प्रेशर है। अब इसी में से अगर हमसे कोई ये पूछ ले कि एक गैस कितना दबाव बना रही है, तो अगर हम एक गैस का प्रेशर निकालेंगे तीनों में से, तो हम उस गैस का दाब बटे टोटल दाब करेंगे। तो कुल मिला करके तीन गैसें हैं, तीनों का जो दाब है वो कुल दाब है। इन तीन गैसों में तीन अंश हो गए, गैस तीन है ना, तो तीन अंश हो गए, 1/3, 1/3, 1/3 करेंगे तो 3/3 यानी कुल एक आ जाएगा। तो किसी एक गैस का कितना प्रभाव है, कितने अंश प्रभाव है उस दाब में, उसे आंशिक दाब कहते हैं। इसीलिए आंशिक वर्ड लगा है, क्योंकि पूरा दाब तो तीनों की वजह से है। अगर हम एक की वजह से समझेंगे तो एक अंश है, तीनों में से एक अंश है O2 या N2 या H2। तो एक गैस का जो दाब होगा उसका आंशिक दाब कहलाएगा। तो कुल मिला करके पूरी गैसों में से किसी एक गैस द्वारा उस सिलेंडर में कितना दाब डाला जा रहा है, यह उस गैस का आंशिक दाब होगा। तो इस प्रकार से हम लोग समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा है हमने अभी तक अभिकारकों तथा उत्पादों यानी रिएक्टेंट एवं प्रोडक्ट के मोलर कंसंट्रेशन के रूप में साम्यावस्था स्थिरांक को परिभाषित किया Kc के रूप में, तथा इसे प्रतीक Kc द्वारा दर्शाया है। गैसीय अभिक्रियाओं के लिए साम्यावस्था स्थिरांक को आंशिक दाब के रूप में प्रदर्शित करना अधिक सुविधाजनक है। तो ध्यान दीजिए कि जो गैसियस स्टेट में सब्सटेंस हैं या जो रिएक्शन गैसीय अवस्था में हो रही हैं, तो उनके लिए हम लोग
आंशिक दाब लेंगे, क्योंकि आंशिक दाब लेना मोलर सांद्रता से ज़्यादा सुविधाजनक है। इसलिए आप देखिए जो Kp हम निकाल रहे हैं ये समांग अभिक्रियाओं के लिए है। ध्यान दीजिएगा गलती ना हो, क्योंकि सारी अवस्था जैसे गैसीय निकाय में है, गैसीय सिस्टम में, तो सब गैसें ही होंगी। इसको ध्यान देना, वही अभिक्रिया हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो देखते हैं यहाँ पर, तो देखिए आदर्श गैस समीकरण चैप्टर 2 में हमने पढ़ा था PV = nRT को हम इस रूप में व्यक्त करते हैं। PV = nRT या P = n/V RT हो जाएगा। यहाँ दाब P को बार में, गैस की मात्रा को मोलों की संख्या n द्वारा, आयतन V को लीटर में तथा ताप T को केल्विन में व्यक्त करने पर। तो ध्यान दीजिए, सब चीज़ें समझिए कि यहाँ पर किस चीज़ को किस में व्यक्त कर रहा है। दाब को देखिए ATM में नहीं, वायुमंडलीय दाब में नहीं, बार में लिखना है, और आयतन को लीटर में लिखना है, और मोलों की संख्या को n में लिखना है, और ताप को केल्विन में लिखना है। तो हमारे पास इस समीकरण व्यक्त करने में P = CRT आ जाएगा, जहां पर n/V हमारा कह रहा है कि ये C है। स्थिरांक R का मान यहाँ पर 0.0831 बार लीटर पर मोल पर केल्विन होता है। तो ये वैल्यू यहाँ पर इस समीकरण में रखना है। अगर ये सारी वैल्यू जैसे V लीटर में हो, n मोल में हो और प्रेशर बार में हो, तो हम R की वैल्यू ये रखेंगे 0.0831 या 0.1 लिख सकते हैं सिंपल भाषा में। इसको ना याद रहे तो 0.1 भी लिख सकते हैं, लगभग इसी के बराबर है। जब n/V को हम मोल पर लीटर में व्यक्त करते हैं तो यह सांद्रण C दर्शाता है। देखिए n/V के पास बराबर C क्यों लिखा, क्योंकि n हमारा मोल है, V आयतन है लीटर में, तो सांद्रता का जो मात्रक था वो मोल पर लीटर ही तो था, इसीलिए C लिखा है, यानी कंसंट्रेशन, जिसको हिंदी में सांद्रता कहते हैं। तो हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा, इसको समझिए। P = n/V RT, इसको PV = nRT या P = CRT लिख सकते हैं। इसकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए हमने इसको बॉक्स में बंद कर दिया। अब आगे देखते हैं। कह रहा है स्थिर ताप पर गैस का दाब उसके सांद्रण के समानुपाती होता है। अब देखिए R तो हमारा कांस्टेंट है, और अगर टेम्परेचर को भी कांस्टेंट कर दे, कह रहा है स्थिर ताप पर, तो T को कांस्टेंट मान रहा है और R कांस्टेंट होता है, तो ये दोनों कांस्टेंट हो गए, तो P समानुपाती किसके हो गया, C के। इसीलिए कह रहा है स्थिर ताप पर गैस का दाब P सांद्रण के समानुपाती होता है। खुद निकल आएगा, क्योंकि R और T दोनों कांस्टेंट हो गए। R तो वैसे भी कांस्टेंट है और T को स्थिर ताप कह रहा है, अर्थात P समानुपाती ब्रैकेट में गैस यानी P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन ऑफ गैस यानी गैस की सांद्रता। अतः उक्त संबंध को P = CRT के रूप में लिखा जा सकता है, जो यहाँ पर लिखा है, यानी P की गैस की सांद्रता। अब देखिए साम्य अवस्था में अभिक्रिया H2 गैस प्लस I2 गैस, उत्क्रमणीय अभिक्रिया का साइन लगा दिया 2HI गैस, तो इसके लिए Kc क्या हो जाएगा, HI गैस 2 है पहले, तो पावर में 2 चला जाएगा, H2 गैस I2 गैस की सांद्रता के लिए ब्रैकेट में बंद कर दिया। अब Kc = हो जाएगा P HI इसका स्क्वायर। अब देखें यहाँ पर सांद्रता लिया है मोल पर लीटर में, और यहाँ पर दाब लिया है किसमें, बार में। अभी हमने ऊपर पढ़ा है कि बार में लिया जाएगा, तो दाब को यहाँ पर बार में लिया होगा। अब यहाँ पर देखें, जब इस तरह लिखेगा कि Kc = अब यहाँ पर जहाँ पर कंसंट्रेशन है, जहाँ पर, वहाँ पर दाब लिख दिया, आंशिक दाब
पार्शियल प्रेशर ऑफ PHI, और पावर वैसे ही है पार्शियल प्रेशर ऑफ यानी आंशिक दाब H2 का, आंशिक दाब I2 का। क्यों लिखा? क्योंकि अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दें तो P समानुपाती हो जाता है कंसंट्रेशन के, P समानुपाती है गैस के, तो कंसंट्रेशन के समानुपाती P है तो कंसंट्रेशन यानी सांद्रता की जगह P रख सकते हैं, इसलिए कंसंट्रेशन की जगह P रख दिया है। जिसका कंसंट्रेशन है उसी का P रखा है। HI का कंसंट्रेशन है तो HI का पार्शियल प्रेशर रखा है। तो ये अब यहाँ पर देखिए कह रहा है PHI = HIG का कंसंट्रेशन ब्रैकेट में, क्योंकि P समानुपाती है सांद्रता के, तो PHI यानी आंशिक दाब HI का किसके समानुपाती होगा? HI की सांद्रता के, और RT लिख दिया यहाँ पर लिख करके, RT तो आगे लिखेंगे। अब PH2 का लिखना हो तो H2 का कंसंट्रेशन RT, क्योंकि CRT है, PI2 का ब्रैकेट में I2 गैस है और RT सांद्रता हो गई I2 की। इसलिए अब हम क्या लिख सकते हैं? Kp = चूंकि जब C की जगह P लिख सकते हैं तो यहाँ भी C की जगह P लिख सकते हैं। भाई ये कंसंट्रेशन C था, उसकी जगह P लिखा हमने, यहाँ पर कंसंट्रेशन ही तो था, तो यहाँ पर भी C की जगह P लिख सकते हैं। तो Kp = PHI का स्क्वायर अपान PH2 और PI2, तो ये हो गया इक्वल हो गया। देखिए यहाँ पर प्रेशर लिखा और यहाँ पर सांद्रता, तो यहाँ पर देखिए सांद्रता लिख रहा है HIG का पावर 2 RT का पावर 2, क्योंकि देखिए इसका पूरे का स्क्वायर होगा, PHI का स्क्वायर है तो इतना पूरे का स्क्वायर होगा, तो RT का भी स्क्वायर है HI का भी स्क्वायर। इसी प्रकार से इसकी जगह में ये रख देंगे तो H2 गैस RT, इसकी जगह में ये रख देंगे तो I2 गैस RT, तो ये आ गया हमारा RT स्क्वायर से ये कट गया, तो आ गया HI गैस का सांद्रता का स्क्वायर बटे H2 गैस की सांद्रता और I2 गैस की सांद्रता = Kc। तो कुल मिलाकर के Kp = Kc आ गया इस विलयन के लिए। इस रिएक्शन के लिए हमारा Kp = Kc आ गया। रिएक्शन क्या थी ये देखिए लिखी हुई है, तो इस रिएक्शन के लिए Kp = Kc आ गया। अब आगे देखते हैं, कह रहा उपरोक्त उदाहरण में Kp = Kc है, अर्थात दोनों साम्यावस्था स्थिरांकों के मान बराबर हैं, किंतु यह हमेशा सत्य नहीं होता है। तो देखिए समीकरण को बॉक्स में बंद करिए। इसके लिए क्या है, इसको बॉक्स में बंद करिए फिर आगे बढ़ते हैं। इसके लिए क्या आ गया है? Kp = Kc आ गया है, Kp = Kc आ गया, लेकिन बता रहा है कि किंतु यह हमेशा सत्य नहीं होता है। ध्यान दीजिए, तो अब बात यह है कि हमेशा सत्य नहीं होता, तो आखिर सत्य कब होगा? तो सत्य तब होगा जब देखिए इधर नंबर ऑफ मोल, इधर दो स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट जो रिएक्टेंट का होगा वही जब प्रोडक्ट का होगा, तब ऐसा Kp = Kc हो पाएगा, और एक ही अवस्था में सारे रिएक्टेंट भी हो प्रोडक्ट भी हो। अब देखिए अगली रिएक्शन आ जाती है N2 गैस + 3H2 गैस इक्विलिब्रियम 2NH3 गैस में। अब इसके लिए हम लोग निकालते हैं, तो देखिए Kp = PNH3 का होल ट्वाइस हो जाएगा, क्योंकि NH3 के पहले 2 लगा है, अपान Pn2 हो जाएगा आंशिक दाब N2 का, आंशिक दाब H2 का, H2 के पहले 3 लगा है तो पावर में 3 हो जाएगा। यही हमारा जो आंशिक दाब है ये अब जो है, क्योंकि P = CRT होता है तो C और RT लिख दिया, तो ये देखिए NH3 गैस का कंसंट्रेशन का स्क्वायर और RT का स्क्वायर अपान N2 गैस का कंसंट्रेशन और RT और H2 गैस का कंसंट्रेशन का क्यूब और RT क्यूब। जब इस तरह हमने किया तो यहाँ पर देखिए क्या आ गया, RT स्क्वायर से 2 RT कटेंगी तो नीचे RT स्क्वायर रहेगा,
तो यहाँ पर देखिए NH3 गैस का स्क्वायर RT स्क्वायर, RT की पावर -2 नीचे रहेगा तो ऊपर चला जाएगा। 4 नीचे हैं, 2 ऊपर है, तो 2 से 2 कटेंगे तो RT 2 रहेंगे नीचे, ऊपर जाएंगे तो -2 में हो जाएगा। और N2 गैस का सांद्रण और H2 गैस का सांद्रण का क्यूब, तो ये आ गया Kc RT की पावर -2। इतना पूरा, इतने के जगह में हम Kc रख सकते हैं, इतने की जगह में, क्योंकि ये सिर्फ सांद्रता है तो Kc रख दिए और ये RT की पावर -2 हो गया। तो यहाँ पर Kp = Kc RT की पावर -2 आया है। तो इसीलिए कह रहा है कि हमेशा ये वैसा नहीं आएगा कि Kp बराबर Kc आ जाए। इस प्रकार एक समांगी गैसीय अभिक्रिया, यहाँ पर देखें, ध्यान दीजिए, समांगी गैसीय अभिक्रिया यानी सारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एक ही अवस्था में है। तो A + B रिवर्सिबल का साइन, C + D D। तो यहाँ पर देखिए Kp = इसको अगर हम दाहिने तरफ की रिएक्शन माने तो पार्शियल प्रेशर ऑफ C और छोटा c पावर में, जो ऊपर पहले है उसका गुणा है तो पावर में जाएगा। कैपिटल P कैपिटल D नीचे और छोटा d ऊपर, जो पहले है पावर में जाएगा, अपान PA यानी आंशिक दाब P का A का और स्टिकियोमेट्रिक कोफिशिएंट पावर में जाएगा। इसी प्रकार PB पावर में स्मॉल b। तो ये हो गया हमारा। अब सबका क्रम से लिखेंगे तो C की पावर कैपिटल C कंसंट्रेशन के उसमें लिख रहे हैं, प्रोडक्ट का फिर रिएक्टेंट का, इसी को, और D का D और पावर में स्मॉल d, और RT की पावर अब दोनों के लिए लिखेंगे तो पावर में C + D हो जाएगा। अगर अलग अलग लिखेंगे तो RT की पावर C, फिर लिखेंगे RT की पावर D, तो एक साथ लिख दिया है। तो एक साथ लिखने में अगर गुणा हो तो पावर जुड़ती हैं, तो RT की पावर C + D लिख दिया, अपान A की पावर A कंसंट्रेशन में और B की पावर B कंसंट्रेशन में RT एक साथ लिखा है तो A + B यानी पावर जुड़ गई। तो ये हमारे पास प्राप्त क्या हो गया, प्राप्त हुआ हमारे पास C की पावर कंसंट्रेशन C की पावर C, कंसंट्रेशन D की पावर D अपान कंसंट्रेशन A की पावर A, कंसंट्रेशन B की पावर स्मॉल b, और ये RT आ गया, C + D ऊपर है, नीचे वाला ऊपर जाएगा तो माइनस में होगा, तो -A + B। तो ये Kp = हमारा आ गया C की पावर C, D की पावर D अपान A की पावर A, B की पावर B, RT की पावर ΔN। अब देखिए जो ΔN है तो ऊपर वाले रिएक्टेंट है, नीचे वाले प्रोडक्ट हैं, यानी नहीं, ऊपर वाले प्रोडक्ट हैं यानी उत्पाद है और नीचे वाले अभिकर्मक हैं। तो उत्पाद माइनस अभिकर्मक के मोलों की संख्या, क्योंकि जो पहले स्टिकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो मोलों की संख्या ही बताता है। तो यहाँ पर देखिए ΔN लिख दिया इसको हटा करके, तो ये हो गया। अब इतने को पूरे को Kc लिख सकता है क्योंकि केवल सांद्रता को व्यक्त किया जा रहा है। तो Kc = RT की पावर ΔN। तो यहाँ पर देखिए एक फार्मूला लिखेंगे, Kp = Kc RT की पावर ΔN, और इसको हम बॉक्स में बंद करके याद कर लेंगे ये फार्मूला। अब बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो बात आप लोग गलती करते हो उसको समझने का प्रयास करिए कि जो ΔN है हमारा वो क्या है। यहाँ पर उत्पाद के मोलों की संख्या माइनस अभिकर्मक के मोलों की संख्या गलत कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं। क्या कहना चाहिए, गैसीय उत्पाद के मोलों की संख्या माइनस गैसीय अभिकर्मक के मोलों की संख्या। चूंकि हमने Kp की चर्चा की है, RT प्रेशर में आता है, तो प्रेशर गैसें प्रेशर डालती हैं, तो जब गैस होगा तो गैसों के लिए ΔN है। अगर गैस अवस्था नहीं होगी तो हम यहाँ पर बात ΔN की नहीं करेंगे।
तो देखिए लिख रहा है कि यहाँ संतुलित रासायनिक समीकरण में डेल्टा एन इक्वल टू गैसीय उत्पाद के मोलों की संख्या माइनस गैसीय अभिक्रियकों के मोलों की संख्या, यानी प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट के गैसीय मोल। यह आवश्यक है कि केपी की गणना करते समय दाब का मान बार में रखना चाहिए, क्योंकि दाब की प्रामाणिक अवस्था 1 बार है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर केपी की गणना करते समय जो प्रेशर हम रखेंगे उस किस में रखेंगे, बार में। पीछे भी कई बार चर्चा कर चुके हैं, आपको डिटेल में बता भी चुके हैं। तो एकक 1 में यानी चैप्टर 1 से हमें ज्ञात है कि 1 पास्कल इक्वल टू, जिसको पीए लिखते हैं, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तथा 1 बार इक्वल टू 10⁵ पास्कल होता है। 1 बार इक्वल टू 10⁵ पास्कल होता है, और 1 पास्कल इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। चैप्टर 1 में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब 6.5 में कुछ चयनित अभिक्रियाओं के लिए केपी के मान दिए गए हैं। तो देखिए एक सारणी बनाई है, उसमें जैसे हमने निकाला है वैसे निकाल करके केपी के मान दिए हैं। इनको याद करने की कोई जरूरत नहीं है। अब देखिए एग्जाम्पल द्वारा हम लोग समझेंगे कि जो हमने पढ़ाई की वो सही पढ़ा, समझ में आया कि नहीं आया, इसका हमें पता चलेगा। तो देखते हैं, कह रहा है 500 केल्विन पर PCl5, PCl3 एवं Cl2 साम्यावस्था में तथा सांद्रताएं क्रमशः 1.41 मोलर, 1.59 मोलर, 1.59 मोलर हैं। PCl5 की, PCl3 की, Cl2 की क्रम से लिखी। अभिक्रिया PCl5 इक्विलिब्रियम PCl3 प्लस Cl2 के लिए Kc की गणना कीजिए। सीधा सीधा। तो उपरोक्त अभिक्रिया के लिए साम्यावस्था स्थिरांक इस प्रकार से प्रकट किया जा सकता है। तो Kc इक्वल टू प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन, किसमें, मोल पर लीटर में या मोलर में। तो PCl3 का कंसंट्रेशन, तो ब्रैकेट में बंद करने का मतलब ही होता है सांद्रण या कंसंट्रेशन। Cl2 को बड़े ब्रैकेट में बंद किया और रिएक्टेंट PCl5 नीचे बंद किया, और PCl3 का ये वाला रखा है, Cl2 का ये वाला रखा, तो दोनों का सेम है इसलिए स्क्वायर कर दिया, और PCl5 का ये नीचे रखा 1.41 सॉल्व किया, आ गया 1.79। आगे क्वेश्चन देखते हैं 6.4 उदाहरण। कह रहा है एक अभिक्रिया के लिए 800 केल्विन पर, देखिए टेम्परेचर कांस्टेंट रख रहा है, पढ़े थे समान ताप पर Kp P समानुपाती होगा सांद्रता के, पढ़ा था, तो इसलिए टेम्परेचर बार बार बता रहा है कितने टेम्परेचर पर, इतने टेम्परेचर पर। Kc दे दिया है 4.24, कितने टेम्परेचर पर, 800 केल्विन पे। अगर ये बदल जाए तो Kc की वैल्यू बदल जाएगी। तो गैस रिएक्शन कौन सी है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्लस H2O गैस इक्विलिब्रियम में है CO2 गैस प्लस H2 गैस। तो कह रहा है 800 केल्विन पर CO2, H2CO तथा H2O के साम्य पर सांद्रताओं की गणना कीजिए। यदि प्रारंभ में केवल CO तथा H2O की ही उपस्थित हो तथा प्रत्येक की सांद्रता 0.1 मोलर हो। तो देखिए जब इक्विलिब्रियम नहीं उत्पन्न हुआ था, जब रासायनिक साम्य नहीं हो पाया था, उस समय यानी प्रारंभ में CO और H2 की सांद्रताएं कितनी थी, 0.1 मोलर थी। तब जैसे हमने पीछे आपको निकालना बताया था वैसे ही अब यहाँ पर निकालना पड़ेगा। तो देखिए अभिक्रिया, निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए CO गैस प्लस H2O गैस, इक्विलिब्रियम का साइन CO2 गैस प्लस H2 गैस लिख दिया हमने। अब देखिए प्रारंभ में, इनिशियल स्टेट में पीछे कई बार आप लोगों को हमने बताया है, समझने का प्रयास करिए। तो प्रारंभ में केवल CO और H2O है, अभी तो रिएक्शन शुरू ही नहीं हुई, तो 0.1 मोलर है, H2O भी 0.1 मोलर है। ध्यान दीजिए जब रिएक्शन प्रारंभ नहीं हुई तो प्रोडक्ट बनेगा कैसे, बनेगा ही नहीं, तो 0 सांद्रता हो गई CO2 और H2 की। अब साम्य पर यानी इक्विलिब्रियम में
जब इक्विलिब्रियम की स्थिति आ जाएगी तो क्या होगा कि इधर जितना होगा इतना उधर भी होगा। तो इधर से कितना इधर गया, मान लीजिए x मोल गया, इसका भी x मोल गया, इसका भी x ही क्यों मान रहे हैं, ये समझने की जरूरत है। 2x क्यों नहीं माना एक को, 3x क्यों नहीं माना, सबको x ही क्यों माना, इसलिए x माना क्योंकि इसका स्टिक्योमेट्री भी 1 है, इसका भी स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है। पहले कुछ नहीं तो 1 मानते हैं, तो दोनों में 1 1 है, यानी मोलों की संख्या समान है, इसलिए हमने समान चीज मानी है x मोलर। ठीक ना। अब इधर तो पहले 0.1 थी, तो जब ये टूट के x बन गया, ये टूट के x बन गया, तो इधर कितना बचा, इस x को घटा दो जो प्रारंभ में रहा। अरे भाई हमारे पास 100 रुपए थे, आपको 50 दे दिए, अब पूछा जाए हमारे पास कितने बचे, तो 100 थे, 50 आपको दे दिए, तो 100 में 50 घटा दें, 50 हमारे पास बचे। तो प्रारंभ में 0.1 था, साम्य अवस्था में x बन गया, तो बचा कितना, जितना प्रारंभ में था उसको इतना घटा दें। तो 0.1 में x घटा दिया, 0.1 में x घटा दिया। इस तरह से हम लोग लिखते हैं, इसको समझने का प्रयास करिए। अब देखिए कह रहा है जहां साम्य पर यानी इक्विलिब्रियम में CO2 तथा H2 की मात्रा x मोल पर लीटर है, ये इक्विलिब्रियम में है, साम्य में। अतः साम्य स्थिरांक को इस प्रकार लिखा जा सकता है। तो साम्य स्थिरांक को ऐसे लिखेंगे Kc इक्वल टू प्रोडक्ट के मोल, तो x तो x का स्क्वायर हो गया, अपान रिएक्टेंट के मोल, तो 0.1x एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 0.1x, तो इसको लिख सकते हैं 0.1 माइनस x का होल स्क्वायर, 2 बार हो जाएगा क्योंकि, इस तरह समझिए, समझ लीजिए, बार बार लिखने की क्या जरूरत। इधर 2 हैं, x है तो x स्क्वायर हो गया, इधर भी 2 हैं, 0.1 माइनस x 0.1 माइनस x है साम्य अवस्था पर, तो 2 बार है तो स्क्वायर हो गया दोनों का। तो ये जब वैल्यू यहाँ पर रखी गई, सॉल्व किया गया, और Kc की वैल्यू हमको क्वेश्चन में दिया है 4.24 है, तो यहाँ पर देखिए इतना इक्वल टू ये Kc के बराबर कर दिया 4.24, तो x स्क्वायर इक्वल टू हो गया 4.24 ब्रैकेट में 0.01 प्लस x स्क्वायर माइनस 0.2x, कैसे a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab लगा दिया, तो इस तरह आ गया। तो x स्क्वायर इक्वल टू 0.0424 प्लस 4.24 x स्क्वायर माइनस 0.848x, और आगे सॉल्व किया 3.24 x स्क्वायर माइनस 0.848x प्लस 0.0424 इक्वल टू हो गया 0। सब कुछ एक तरफ ले आया तो इधर 0 हो गया। अब देखिए 2 भाग बन गए, तो इसको जैसे हम लोग तोड़ते थे, इसको आपने मैथ पढ़ा होगा, तो 2 भागों में तोड़ देना है ताकि एक भाग इसके साथ आ जाए, एक भाग इसके साथ आ जाए, अब कॉमन आ जाए, तो उस तरह सॉल्व कर सकते हैं। या सीधा सीधा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 का ये समीकरण होता है, द्विघात समीकरण जिसको बोलते हैं। अंग्रेजी में देखते हैं द्विघात समीकरण को क्या कहते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसको देखते हैं, तो ये जो निकल के आया इसमें ये समीकरण लगा देंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला, तो x बराबर हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो इस प्रकार से a हमारा ये माना गया है, a बराबर 3.24, b बराबर 0.848 और c बराबर 0.424। तो ये समीकरण में जब ये वैल्यू रखेंगे उठा के, तो आ जाएगा x बराबर 0.848। तो इक्विलिब्रियम में सांद्रता CO2 और H2 की कितना आ गई 0.848। दोनों की क्यों कह रहे हैं, क्योंकि दोनों के लिए x माना गया। दोनों को x क्यों माना गया, क्योंकि जो स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट है दोनों के पहले 1 है, इसलिए एक ही राशि मानी गई है। तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।
अभी देखिए सॉल्व नहीं हुआ है, केवल ये b की वैल्यू यहाँ रखी है और अभी ये बाकी रखना बाकी है पूरा। तो यहाँ पर देखिए नीचे रखा है, ये पूरा रख के सॉल्व किया है तो x बराबर इतना आया है। अब देखें यहाँ पर प्लस माइनस लिखा हुआ है तो प्लस माइनस में x की वैल्यू आएगी। तो एक को x1 माना है, चाहे प्लस वाले को या माइनस वाले को, एक को x2 माना। देखिए माइनस वाले को x1 माना है, प्लस वाले को x2 माना है। तो माइनस में जब निकाला वैल्यू x की तो आया 0.067 और प्लस में जब निकाला x की वैल्यू तो आया 0.194। तो कह रहा है यहाँ मान 0.194 की उपेक्षा की जा सकती है क्योंकि यह अभिकारकों की सांद्रता बतलाएगा जो प्रारंभिक सांद्रता से अधिक है। तो ये चूंकि रिएक्टेंट की सांद्रता बताएगा तो रिएक्टेंट की सांद्रता हमने कितना क्वेश्चन में दिया है 0.1। तो ये वैल्यू जो निकल के आई है जोड़ने पर प्लस वाले में 0.194, ये 1 से ज़्यादा है, इसलिए इसका मतलब ये गलत है, ये वाली सही है। तो इसी को हम मानेंगे। अतः साम्य अवस्था पर सांद्रताएं क्या हो जाएंगी CO2 और H2 की, x बराबर 0.067 m। तो CO की कंसंट्रेशन और H2O की कंसंट्रेशन कितना हो जाएगी जो ये रिएक्टेंट है, अब 1 में घटा देंगे क्योंकि ये उत्पाद की है, रिएक्टेंट की तो प्रारंभ में 0.1 था, साम्य अवस्था में 0.1 माइनस x था, तो माइनस x और x ये है तो घटा देंगे तो CO और H2O की सांद्रता कितनी आ जाएगी 0.033 साम्य अवस्था में, प्रारंभ में 0.1 थी। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल 6.5 देखते हैं। कह रहा है कि एक साम्य 2NOCl गैस से 2NO गैस और Cl2 गैस बनती है और ये साम्य में है हेतु 1069 केल्विन ताप पर साम्य स्थिरांक Kc का मान 3.75 × 10⁻⁻6 है। इस ताप पर उक्त अभिक्रिया के लिए Kp के मान की गणना करना। Kc दिया है, Kp निकालना है। तो देखिए हमें पता है फार्मूला Kp = Kc/RT की पावर डेल्टा n। तो उपरोक्त अभिक्रिया के लिए डेल्टा n की वैल्यू क्या होगी, गैसीय उत्पाद के मोलों की संख्या माइनस अभिक्रियक गैस के मोलों की संख्या। गैस, ध्यान दीजिए गैस नहीं होगा तो नहीं लिखेंगे। तो गैस कितना है उत्पाद में 3 2 1 3, तो 3 में इधर का 2 घटा तो 1 बचा, तो 2 + 1 प्रोडक्ट के गैस के मोल माइनस 2 रिएक्टेंट के गैस के मोल, तो ये आ गया 1। तो Kp = Kc/RT की पावर डेल्टा n। तो Kc की वैल्यू दी है 3.75 × 10⁻⁻6, वो लिख दिया। R की वैल्यू 0.0831 होती है, याद कर लीजिए, दिया नहीं देखिए, इंटू T की वैल्यू दे दिया है 1069 केल्विन। ध्यान रहे केल्विन में रखना है, तो यहाँ पर रखा 1069, तो सॉल्व करने पे आ गया Kp = 0.033। यही हमारा आंसर आ गया। देखिए NCERT में कहीं भी Kp और Kc की यूनिट नहीं दी गई, मात्रक नहीं लिखा गया। अब आगे हमारा आ जाता है साम्य अवस्था स्थिरांक के मात्रक। इसकी स्टडी हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। आज बस यहीं तक।